विधवा जिठानी बनी सौतन। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। देखो विनय, मुझसे मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी बात बोल रहे हो। भाभी भाभी भाभी, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। भैया का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। श्वेता और कौशल्या ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। उस दिन के बाद से श्वेता सफेद साड़ी और बिना मेकअप में रहने लगती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी देवरानी को सुहागन के रूप में देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। मेरा घर नहीं बसा तो मैं इस अफसाना का घर भी नहीं बसने दूंगी। श्वेता उस दिन के बाद से विनय का हद से ज्यादा ख्याल रखने लगती है। विनय, तुम बिना ब्रेकफास्ट किए और बिना लंच ले जाए ऑफिस जा रहे हो? रुक जाओ, जरा देखो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है और तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया है। अरे भाभी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे भैया तो अब नहीं रहे तो सोचा तुम्हारे लिए ही कुछ ना कुछ करूं। वैसे ब्रेकफास्ट तो आपने स्वादिष्ट बनाया है और इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वह धीरे धीरे विनय के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे विनय का स्वभाव अफसाना के लिए बदल जाता है। क्या हुआ? आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अरे रहेगा भी क्यों, इस कमरे का हाल तो देखो। कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ। पिंकी के कपड़े भी यहाँ वहाँ पड़े हैं। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? अब इस घर में हमारे साथ पिंकी भी रहती है तो उसका सामान भी तो इसी कमरे में रहेगा ना। तभी अफसाना की बेटी पिंकी रोने लगती है। जब देखो तो रोती रहती है तुम्हारी बेटी। इसे रोने के अलावा आता ही क्या है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। विनय गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी अफसाना अफसोस करते हुए रह जाती है। आखिर विनय जी को हुआ क्या है? या अल्लाह, सब कुछ ठीक कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे और विनय जी के बीच में कोई भी मनमुटाव आए। विनय वहां से जाने के बाद टेरेस पर चला जाता है, जहां पर उसकी विधवा भाभी पहले से ही मौजूद होती है। अरे विनय, तुम आ गए? चलो अच्छा है, अब ये रात और सुहानी हो गई। मैं कुछ समझा नहीं। तुम जब मेरे पास होते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भैया मेरे साथ हैं। ऐसा कहकर श्वेता विनय के नजदीक जाने लगती है। पहले ही विनय और अफसाना के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर श्वेता विनय के नजदीक जाती रहती है और विनय भी अपने आप को रोक नहीं पाता। उस दिन के बाद से विनय अपनी भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है और अपनी पत्नी और बेटी को वक्त देना कम कर देता है, जिसके चलते एक दिन अफसाना अपनी सास से कहने लगती है, अम्मी जान, पता नहीं क्या हो गया है विनय जी को। जब देखो मुझसे दूर दूर भागते रहते हैं। मैं उन्हें अपने नजदीक कैसे लेकर आऊं? एक औरत ही अपने पति को अपने करीब ला सकती है, ये बात तो तुझे पता ही होगी। तू कुछ ऐसा कर जिससे वह तेरी तरफ आकर्षित होता रहे। कौशल्या की बात सुनकर अफसाना बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी विनय उसके करीब नहीं जाता। एक दिन गुस्से में अफसाना विनय से कहती है, आखिर हुआ क्या है आपको? जब देखो मुझसे दूर भागते रहते हो। क्या अब मैं आपको पसंद नहीं हूँ? तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? और तो और तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई और तुमने अभी से बुढ़िया की तरह रहना शुरू कर दिया। जरा भाभी को देखो, भैया के जाने के बाद भी वो आज भी सुंदर लगती हैं और उनका फिगर तो और भी बढ़िया लगता है। ऐसा कहकर विनय वहां से चला जाता है। मुझसे दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं विनय जी की, लेकिन जेठानी जी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आया। तभी उसकी बेटी पिंकी रोने लगती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को दूध पिलाती है। चुप हो जा पिंकी, चुप हो जा, तेरी अम्मी यहीं पर हैं। अफसाना अपनी बेटी से बात करने लगती है। ऐसे ही अफसाना की जिंदगी अब उसकी बेटी और घर के कामों में ही रह जाती है। एक दिन अफसाना सब्जी मंडी में सब्जियां लेने के लिए जा रही होती है, जहां उसे सब्जी मंडी के अंदर विनय श्वेता के हाथों में हाथ पकड़कर खड़ा हुआ नजर आता है। श्वेता उससे कह रही होती है, मेरी जान, आज मैं तुम्हारे लिए चिकन कोरमा बनाऊंगी, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तुम्हारी जैसी चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। विनय की बात पर श्वेता हंसने लगती है और ये सब देखकर अफसाना दूर खड़ी रोते हुए अपने आप से कहती है, कहीं मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच में हकीकत है? काश ये हकीकत नहीं बल्कि एक धोखा हो जो मेरी आंखों को हो रहा है।
अफसाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ से बिना सब्जी लिए अपने घर लौट जाती है, जहाँ उसकी सास कौशल्या उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू बिना सब्जी लिए ही घर पर आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है माँ जी। आपकी बड़ी बहू यानी कि मेरी जेठानी मेरा घर बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने अभी उसे मेरे पति विनय के हाथों में हाथ डालते हुए देखा, मानो जैसे मैं नहीं बल्कि मेरी जेठानी ही उनकी पत्नी हो। कौशल्या ये सुनते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, बहू थोड़ा बहुत तो शर्म करके बोल, तू एक विधवा औरत के ऊपर लांछन लगा रही है। अरे वो आदमी के साथ एक रिश्ता बनाने का तो बहुत दूर उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, और मेरी बड़ी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात को सच साबित करके ही रहूंगी और आपकी आंखों से पर्दा हटा कर ही रहूंगी। अफसाना ऐसा कहकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वह शाम तक तो अपना बिहेवियर एकदम नॉर्मल रखती है, लेकिन रात होने के बाद जब सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं तो अफसाना सोने की एक्टिंग करती है। उसी का फायदा उठाकर विनय कमरे से निकलकर अपनी विधवा भाभी श्वेता के कमरे में चला जाता है। उसको जाते हुए अफसाना देख लेती है, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होकर ही रहेगा। विनय अपनी भाभी श्वेता के पास जाकर उसके बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, तुम्हारी बाहों में कितनी शांति है। आज की रात मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज की रात तो हसीन होने वाली है। श्वेता इतना कहती ही है कि तभी अफसाना और उसकी सास कौशल्या दोनों कमरे की लाइट ऑन कर देते हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अरे श्वेता बहू, तू ऐसा करेगी मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। देखा अम्मी जान, ये तो वो डायन है जो 7 घर छोड़कर भी नहीं बल्कि अपने घर पर ही वार करती है। अपनी हकीकत घर वालों के सामने आते हुए देख वह दोनों अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो अफसाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कैसे माफ कर दूं? आप तो इस घर में मुझे अपनी पसंद से लेकर आए थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो अब आपको मुझसे प्यार ही नहीं रहा? जो इंसान अपनी पसंद का भी नहीं हुआ तो वो किसी और का क्या होगा? मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। मैं भी तेरे साथ नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। विनय अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे एक आखिरी मौका तो दे दो। तभी श्वेता बोल पड़ती है, सब मेरी ही गलती है। मैंने ही विनय को अपनी तरफ खींचा और उसके नजदीक आ गई। इसमें विनय की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये परिवार बिखरे, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अफसाना, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्वेता उस दिन के बाद से विधवा औरतों के आश्रम चली जाती है और अफसाना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जया अपने 5 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। जया की 2 बहू काली और बाकी की 3 गोरी थी। उसके पति का एक आम का बाग था। अरे मेरे बच्चों, कभी कभी अपने पापा के बाग को भी देख आया करो। पता है, पेड़ पौधों में भी जान होती है। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान रखती है। अरे माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। वो बाग तो बस हमने अपने बाबा के साथ बना लिया था, लेकिन अब हमें सब के लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर जया के 5 बेटे अपने ऑफिस चले गए। तभी जया की बहू मनीषा हाथ में चाय लिए आई। माँ, ये लो। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही हो? अब मैं क्या ही कहूँ, तेरे बाबा की आखिरी निशानी हमारा आम का बाग ही है। तेरे ससुर जी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। हमेशा उसका ख्याल रखना, टाइम से पौधों को पानी देना, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कोई किसी छोटे बच्चे का रखेगा। तो क्या हुआ माँ, क्या वो बाग अब नहीं है? बाग तो अभी भी है, लेकिन कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। चल, अब बहुत हुई ये बातें, तू अपना काम कर ले। जी। सभी बहुएं घर में अपने अपने कामों में लग गईं। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। जया के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटों की फैक्ट्री में आग लग गई। अरे जल्दी 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 से एम्प्लॉइज इस इमरजेंसी डोर से बाहर आ जाओ। और अरे जल्दी करो जल्दी करो। कंपनी से सभी लोग सुरक्षित बाहर तो आ गए थे, लेकिन इस आग की वजह से जया के 5 बेटों को एक ही झटके में करोड़ों को नुकसान हो गया। उनका सारा कच्चा और तैयार माल आग में जलकर राख हो चुका था। कंपनियों का कर्जा उतारने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी, बंगला सब कुछ बेचना पड़ा। माँ, ये क्या हो गया? हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि एक ही झटके में ये सब भी हो जाएगा।
अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? बेटा परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रख। मुसीबतें भी उन्हीं लोगों पर आती हैं जिनकी भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। सही कहा माँ ने, आप ज्यादा परेशान मत होइए। शायद आप सभी सही कह रहे हो। पांचों बेटों और बहुओं ने एक शांत सी जगह देखकर एक भूसे की छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं उसी में रहना शुरू कर दिया। रहने का तो इंतजाम हो गया है, लेकिन खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? वो भी हो जाएगा। जैसे भगवान ने हमारे रहने के लिए एक रास्ता दिखाया है, वैसे ही अब वो ही हमें इस मुसीबत से भी बाहर लाएंगे। तुम सभी हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो। अरे मैं पूछता हूँ, आखिर आज तक हमें इस भगवान ने क्या दिया है? पहले हमसे हमारे बाप को छीन लिया और अब 2 दिन की खुशियां दिखाकर हमारी हालत भिखारियों से भी बदतर कर दी है। मैं तेरी बातें समझती हूँ बेटा, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक बात मत भूल, और वो ये है कि हमारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, वो ऊपर वाला वहाँ से सोचना शुरू करता है। वो हमारे लिए हमसे बेहतर सोचता है और इस मुश्किल वक्त में हमें डालने के पीछे न जाने उसकी क्या रास लीला हो। इसीलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जया ने अपने 5 बच्चों को इसी तरह से बहुत हौसला दिया। अगली सुबह जया के 5 बेटे मजदूरी करने निकल गए। अब घर में बस जया और उसकी 5 बहुएं ही थीं। मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कहूँ? मैं भला बुरा क्यों मानूंगी, तू बेझिझक बोल। माँ, आपने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था कि आपके पति यानी हमारे बाबा का एक आम का बाग है, तो क्या हम लोग उसे देखने जा सकते हैं? बड़ा अच्छा ख्याल है, बिल्कुल जाओ। और हाँ, वहाँ से आते वक्त पकाने के लिए सब्जी भी लेती आना। माँ, सब्जी के लिए पैसे कहाँ हैं? वो विजय मुझे कुछ पैसे उधार लेकर दे गया था, जब उसकी मजदूरी के मिल जाएंगे तो वो लौटा देगा। ठीक है माँ। 5 बहुएं आम का बाग देखने के लिए निकल गईं। अरे प्रिया और मनीषा, तुम दोनों तो खाली हो, तो उस छोटी सी कुटिया में रहने पर भी सूरज की किरणों से तुम्हारी स्किन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी तो देखो, सारी स्किन खराब हुई जा रही है। भाभी जी, आप माँ के सामने तो ऐसी बातें कभी भी नहीं करती हो। अरे तुम तो दिल पर ले गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। 5 बहुओं में ऐसी ही खट्टी मीठी सी बातें होती ही रहती थी। चलते चलते वो 5 अपने आम के बाग तक पहुंच गईं। ओ, तो ये है वो आम का बाग। बाहर से तो कितना सुंदर लग रहा है। लगेगा ही, माँ ने इस बाग की बहुत सारी कहानियां बताई हैं। हमारे ससुर इसका अपने से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। सारी बहुएं बाग के अंदर गईं और उसे देखने लगी। बाग में पेड़ों पर कच्चे आम लदे थे, मानो कोई उनका ख्याल रखता हो। बड़े बड़े कच्चे आम देखकर उन 5 ने वहां से थोड़े से आम ले लिए। वाह, कितने बड़े और ताजे आम हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अरे अब जल्दी करो, माँ ने बाजार से सब्जी भी लाने को बोला है। सही कहा, चलिए चलते हैं। सारी बहुएं बाग से सीधे बाजार पहुंची। तो अब बताइए भाभी जी, कौन सी सब्जी ली जाए? अरे और कौन सी, आलू ही सबसे सस्ता होगा, वही ले लेते हैं। 5 देवरानी जेठानी आपस में बातें ही कर रही थीं कि तभी उन्हें आम के अचार की खुशबू आई। कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। 5 बहुओं ने थोड़ा चलकर देखा तो वो खुशबू एक बड़ी अचार की दुकान से आ रही थी, जिस पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। अरे देखो तो जरा, इस अचार की दुकान पर तो कितनी ज्यादा भीड़ लगी है। देख तो रहे हैं। इसे देखकर तो मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है। शिवानी ने अपना आइडिया अपनी 4 देवरानियों को बताया। सभी को उसका आइडिया बेहद पसंद आया और फिर वो सभी अपने घर चली गईं। आ गई बाग देखकर? जी माँ, बाग बहुत अच्छा है और अब से हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। अरे ये अचानक ही तुम्हें क्या हुआ? चलो वैसे अच्छा है। और हाँ बेटा, मैंने सब्जी लाने को बोला था, ले आई? जी माँ। जया ने सब्जी का ठेला जैसे ही खोला, उसमें कच्चे आम, आम के अचार के मसाले और थोड़े आलू थे। अरे बहू, आलू तो ठीक है, लेकिन ये मसाले किस लिए? माँ, आज से हम लोग भी अपने बगीचे के आमों का अचार बनाकर बेचा करेंगे। अपनी बहुओं की बात सुनकर जया को भी अच्छा लगा। उसने उन्हें बाजार में अचार बेचने की इजाजत दे दी। सारी बहुओं ने घर के काम निपटाए और फिर मिलकर ताजे ताजे आमों का अचार बना दिया। वाह, आखिरकार हमारा अचार बन ही गया। अगर लग मिलकर काम करो तो काम कितनी जल्दी हो जाता है ना? अपना काम खत्म करके 5 बहुएं बाजार में अचार बेचने पहुंच गईं। उनके अचार का स्वाद लाजवाब था। जो भी उनके अचार को एक बार खा लेता, वही उसका दीवाना हो जाता था।
वाह, हमारा अचार तो पूरा एक ही दिन में खत्म हो गया। और देखो, हमने कुछ पैसे भी बचाए। ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत में इतना काफी है। इसी तरह दिन पे दिन बीतते गए। पांचों बहुओं का अचार अब पंच अचार के नाम से पूरे बाजार और आसपास के शहरों में मशहूर हो चुका था। उन्होंने अपने छोटे से अचार के ठिये को अब एक बड़ी दुकान में बदल लिया था। लोग दूर दूर से उनका अचार चखने आया करते थे। मुझे मेरी बहुओं पर गर्व है। होना भी चाहिए माँ, ऐसी होनहार बहुएं सभी को नहीं मिलती। अब उनके दिन पूरी तरह बदल चुके थे। जो कुछ उन्होंने खोया था वो सभी कुछ जया की बहुओं की मेहनत की वजह से लौट आया। अब सभी बाग का भी अच्छी तरह से ख्याल रखने लगे, जिसे देख जया भी बहुत खुश थी और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। रेशमा सोफे पर बैठकर आम की गुठलियां चूसते हुए कहती है, क्या बात है, इस मौसम में आम का मजा लूटने का तो अलग ही मजा है। इतने स्वादिष्ट पीले पीले रसीले आम खाकर तो मजा ही आ गया। रेशमा आम खाकर आम की गुठली या घर के चारों तरफ फैला देती है, जिसे देखकर वहाँ पर आरती आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या रेशमा, तुमने चारों तरफ घर के अंदर ये झूठी गुठलियों फैला दी है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अभी अभी सफाई की है यहाँ पर। ओहो आरती, तुम्हें तो बार बार याद दिलाना पड़ता है, ये घर तुम्हारा नहीं है। अब ये घर तुम्हारी सौतन यानी कि मेरा है, और जो मैं चाहूंगी वही होगा। जाओ, अब तुम इस जगह की अच्छे से सफाई कर लो। ऐसा कहकर रेशमा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ आरती की बेटी पूजा आती है और कहती है, माँ, फ्रिज में आम रखे थे, अब एक भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है और मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। बेटी, अब आम खाने के लिए तो है नहीं, क्योंकि सारे आम रेशमा खा गई है। माँ, मुझे आम खाने को कब मिलेंगे माँ? आरती अपनी बेटी पूजा को कोई जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद वो घर की साफ सफाई करती है। शाम को तुषार अपनी नई पत्नी के लिए आम लेकर आता है। अरे ओ मेरी प्यारी डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने पीले पीले और रसीले आम लेकर आया हूँ। इन्हें खाकर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। आम देखकर पूजा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे भी आम खाने हैं। पिताजी, मुझे भी आम दो ना पिताजी। तुषार पूजा के मुंह से आम मांगते हुए देख गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोरदार तमाचा मारता है। ये आम तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं, ये आम मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ। पूजा रोते हुए रसोई में अपनी माँ के पास आती है और उसके चेहरे पर लाल तमाचा छपा हुआ देख आरती को समझने में देरी नहीं लगती। बता पूजा, किसने मारा है तुझे ये तमाचा? माँ, पिताजी ने मुझे ये तमाचा मारा है। मैंने बस उनसे एक आम ही तो मांगा था, इसमें मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया था। मुझे तो समझ ही नहीं आता तुषार जी को आखिर हो क्या गया है। माँ, मुझे इस घर में नहीं रहना, क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊं और कहीं दूर जाकर शांति से रहें। तुम बिल्कुल सही कहती हो, इस घर में अपनी सौतन के अत्याचार सहने से अच्छा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। रात को जब तुषार अपनी पत्नी रेशमा के साथ सो जाता है, उसके सोने के बाद आरती चुपके से पूजा को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और चलते चलते वो जंगलों में पहुंच जाती है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, चलते चलते मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, क्यों ना अब हम यहीं रुक जाएं। ठीक है बेटी, हम आज की रात इस जंगल में यहीं पर इस पेड़ के नीचे बिताएंगे। आरती अपनी गोदी में पूजा को लिटा लेती है, जिसके बाद वह दोनों माँ बेटी उस पेड़ के नीचे सो जाती हैं। आधी रात के समय अचानक से जोर जोर से हवाएं चलती हैं और वो पेड़ अचानक से एक जादुई पेड़ में बदल जाता है, जिसकी आंख नाक सब निकल आते हैं। कौन हो तुम दोनों और मेरे पेड़ के नीचे यहाँ क्यों सो रहे हो? बताओ, कहाँ से आए हो तुम? जादुई पेड़ की आवाज से आरती और पूजा दोनों ही उठ जाती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन उसके बाद आरती जादुई पेड़ को अपनी कहानी बताती है। उसके बाद मैं बेटी के साथ उस घर को छोड़कर आ गई। अब मेरे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। जो हुआ वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जादुई पेड़ के इतना कहते ही उसके ऊपर खूब सारे आम आ जाते हैं, जिनके मुंह आंख नाक बने होते हैं। तुम मेरे इस वृक्ष पर से एक आम तोड़ लो और ये आम तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। जादुई पेड़ के ऊपर से आरती एक आम तोड़ लेती है, जिसके बाद जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ में बदल जाता है और जादुई आम आरती से कहता है, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, बस तुम मुझे किसी खुली जगह ले जाकर रख दो। आम के कहने पर आरती उसे जंगल में खुली जगह पर ले जाकर रख देती है, जहां वो एक विशाल आम में बदल जाता है। मैं हूँ एक जादुई आम का घर, तुम्हें इस घर में रहने की सभी सुख सुविधाएं। चलो अब अंदर आकर इस जादुई आम के घर का फायदा उठाओ।
आरती और पूजा दोनों थोड़ी सी डरी हुई होती हैं। माँ, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर क्या है। चलो हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। दोनों माँ बेटी आम के घर के अंदर जाती हैं, जहाँ पर रहने की सब सुविधाएं होती हैं, जिसे देखकर पूजा और आरती दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वो आम के घर से बाहर आती हैं और जादुई आम के विशाल घर से कहती हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे पास अभी जादुई विशाल आम का घर है और जिसमें रहने की सब सुविधाएं हैं। जादुई आम के विशाल घर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर हूँ। अंदर जाओ और अब जाकर आराम करो। पूजा और आरती फिर से जादुई आम के विशाल घर के अंदर आ जाती हैं, जहां उन दोनों के अलग अलग कमरे होते हैं। उनके लिए डाइनिंग टेबल पर खूब सारा स्वादिष्ट खाना भी रखा होता है और एक कमरे में जादुई सोने के आम भी रखे होते हैं। माँ देखो ना, ये कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने पहन लेती हूँ, मेरी ये वाली फ्रॉक तो फट चुकी है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, जो तेरा दिल करे वो पहन ले, उसके बाद हम दोनों पेट भरकर आज खाना खाएंगे। पूजा और आरती दोनों ही अपनी फटे पुराने कपड़े उतारकर जादुई आम के घर के अंदर रखे हुए कपड़ों को पहन लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाती हैं। उसके बाद वो दोनों आराम से सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो दोनों उठकर जादुई विशाल घर के बाहर आती हैं। जादुई आम के विशाल घर, आपने मेरी मदद तो की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी इसमें भी मदद कर सकता हूँ। जादुई आम के मुंह से खूब सारे आम ही आम निकलने लगते हैं। रसीले रसीले आमों को देखकर पूजा का मन मचल जाता है और वो उनमें से एक आम उठाकर खा लेती है। जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट आम है, बहुत ही रसीला है। ऐसे आम खाने के लिए तो मैं तो तरस गई थी। तुम चाहो तो इन सभी आमों को बाजार में बेच सकती हो, जिससे तुम पैसा भी कमा सकती हो। आज से मैं आम बेचने का काम करूंगी और अपनी मेहनत से कुछ पैसे भी कमाऊंगी। आरती ऐसा कहकर उन सभी आमों को बेचने के लिए बाजार में ले जाती है, जहां उसे उन आमों की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। खुद की मेहनत करके पैसे जो कमाने में मजा है, वो मजा किसी भी चीज में नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को स्कूल में डालूंगी और उसे पढ़ाऊंगी भी। आरती अपने कमाए हुए पैसों से अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करवा देती है, जिसके बाद पूजा भी पढ़ने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो आम का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देती है और आम का जूस बेचने लगती है। एक दिन उसकी आम की शॉप पर तुषार आम का जूस लेने आता है। क्या मुझे आम का जूस मिल सकता है? ऐसे ही तुषार आरती को वहाँ खड़े हुए देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे आरती, इतनी बड़ी जूस की शॉप की मालकिन क्या तुम हो? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ, इस जूस की शॉप की मालकिन मैं ही हूँ और एक यही नहीं, ऐसी मैंने कई सारी मैंगो जूस की शॉप खोली है। एक आम के लिए तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था, देखा? आज तुम्हारे उस थप्पड़ की वजह से मैं कहां से कहां आ गई। अब मेरी बेटी जितने चाहे आम खा सकती है और कोई उसे रोकेगा नहीं। आरती का जवाब तुषार को एक तमाचे के बराबर लगता है, जिसके बाद वह बिना जूस लिए ही वहां से चला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं आरती अपने जीवन में आगे बढ़ती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।